नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। पार्ट 1 पर्यावरण पारिस्थितिकी का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने देख भी लिया होगा। आज पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 2 में। और हाँ, इससे पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से पूरा एक एक पॉइंट, हर एक प्रश्न उत्तर व्याख्या के साथ अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं या बनाए जा चुके हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे ओजोन और भी अन्य टॉपिक्स के बारे में। ओजोन नाम से आपको समझ में ही आ रहा होगा, ये हो गया क्षोभ मंडल। और ये इसके ऊपर होता है समताप मंडल। फिर क्या होता है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के यहाँ पर बीचों बीच में ज्यादातर हिस्सा जो होता है ओजोन लेयर का, ये समताप मंडल के ही ऊपर रहता है। यहाँ पर पाया जाता है क्या, ओजोन की परत O3, जिसको डिनोट किया जाता है। ओके, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सूरज की तरफ से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना होता है, जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें होती हैं। ओके, ये काम होता है ओजोन लेयर का, जिसको नापा जाता है किसमें, डॉप्सन में नापा जाता है। और अगर 250 लगभग 250 डॉप्सन से कम हो जाता है इसकी मोटाई ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है, तब क्या कहा जाएगा, इसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं ये चीज। और ये आपको कहां देखने को ज्यादातर मिलेगा, आर्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा, या नॉर्वे के क्षेत्रों में जाकर देखने को मिलेगा, वहां पर ओजोन छिद्र देखने को मिलेगा। और समय के साथ साथ भी इसमें इसकी जो मोटाई होती है उसमें बदलाव होता रहता है। जैसे बसंत ऋतु में ज्यादा मोटा हो जाता है, ओके, और बरसात ऋतु में आते आते थोड़ा सा इसकी मोटाई जो है पतली हो जाती है। तो ऐसे इसमें मौसम के हिसाब से भी चेंजेस होते रहते हैं। और जो आर्कटिक और नॉर्वे में ही इसमें अंतर जो देखा जाता है, उसका मेन कारण ये होता है, जो हवाएं होती हैं, व्यापारिक पौने, अन्य जो स्थानीय पौने जो होती हैं, और ऊपर से ये क्षोभ मंडल में ऊपर जो होता है, ये जो खतरनाक गैसेस होती हैं जो ओजोन के लेयर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो ऊपर ही ऊपर उनका बहाव किधर होता चला जाता है, ध्रुवों की ओर चला जाता है। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे, जिसकी वजह से वहां पर रिएक्शन होता है और ओजोन की लेयर जो होता है उसमें ऑक्सीजन के जो पार्टिकल होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओजोन का लेयर जो है उसकी मोटाई पतली होना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये थी बात ओजोन लेयर की। अब चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया क्या पैदा करती है, तो वो ओजोन पैदा करती है। ओके, सूर्य के प्रकाश से होता है ये अपक्रिया। दिया गया कथन जो कि सत्य है, पनीर, ये रेनेटिंग जो होता है ये पनीर से संबंधित होता है। जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड जो होता है ये जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। और विटामिन ए जो होता है किस चावल में पाया जाता है, गोल्डन चावल में पाया जाता है, जो कि एक प्रजाति होती है चावल की। और ओजोन परत जो आपको याद रखना है, ओजोन परत ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, उसका कुछ हिस्सा ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, कितनी करीब ऊंचाई पर है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये ओजोन परत की। कभी उड़कर आप पहुंच जाइए और ओजोन परत को डॉप्सन में माप आइए। संताप मंडल में ओजोन, यहां समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा इसे प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जा रहा होता है। ओके, कुछ नोट भी यहां पर देख लेते हैं। समताप मंडल में वही जो अभी मैंने बता दिया, ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, ये भी मैंने बता दिया है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई जो होता है ज्यादा हो जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई कम हो जाती है। क्या करे बेचारा, बरस बरस के बेचारा पतला हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस और उसके स्रोत,
कहां से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकल रही है ये जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से ज्यादा निकलता है। ओके, एनटीपीसी में जैसे क्या होता है, कोयले को जला करके दहन करके वहां पर टरबाइन को चला करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो कोयला भाई जब जलेगा तो कितना ज्यादा कार्बन इमिशन करेगा, और जब कार्बन इमिशन ज्यादा करेगा तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो थर्मल पावर स्टेशन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हमारे ओजोन लेयर को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सीएफसी जिसे कहा जाता है, ये रेफ्रिजरेटर वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में, ठंडे फ्रीजर में शीत कारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहां से इसका स्राव होता रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान की खेती से निकलता रहता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब भाई चावल है, चावल के लिए नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है उर्वरक के रूप में, तो जब यूरिया या अन्य खाद उसमें डाला जाता है नाइट्रोजन जिसमें होता है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड जो है वहां से जनरेट होता रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से निकलता रहता है। ओके, और इसका क्या कारण हो जाता है, फिर ये अम्ल वर्षा का रीजन बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, याद है कुछ अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। क्या कह रहा है, नहीं होता है क्षीणता के लिए, उसको मतलब कि ओजोन छिद्र के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है इसकी क्षीणता में। ओके, और किसका योगदान रहता है, CFC12 का योगदान रहता है जो कि प्रशीतकों में इस्तेमाल किया जाता है। हेलॉन 1211 होता है, 1211 होता है जो कि अग्निशमन में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बुझाने जाने के लिए, अग्नि को बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। नाइट्रस ऑक्साइड से भी क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो ट्रोपोस्फियर में किसकी वजह से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, बाकी सबकी वजह से होता है। मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, इनसे ओजोन प्रदूषण होता है। सोचिए जलवाष्प भी इसमें जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रास पदार्थों के रूप में चर्चित है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका प्रयोग कहां कहां होता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है फोम के निर्माण में भी किया जाता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में भी किया जाता है। बहुत तेज रफ्तार में उसको देखिए हाई प्रेशर पर सफाई करवाया जाता है, उसमें जो गैसेस इस्तेमाल होती है वो जिम्मेदार होती हैं। एरोसोल में के कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ताकि जो फुल स्पीड में जो उसमें पूरा प्रवाह हो सके गैसेस का। तो इन सब का मेन योगदान होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में, और ये नुकसान करती है ओजोन लेयर को। लेकिन हाँ, ट्यूबलेस जो टायर होते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं वो नहीं, उस मतलब कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय। भाई क्या करें, इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है भाई। तो इसका कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र। जो ध्रुवीय वाताग्र आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, वाताग्र जब दो भिन्न तापमान भिन्न वायुदाब की दशाएं उत्पन्न हो जाती है, उसमें जो हवाओं का प्रवाह होता है फिर बरसात होती है, उसकी चर्चा हो रही है। ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह ही जिम्मेदार है अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो ओजोन रिक्त कारक होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, हेलॉन्स भी होता है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर। मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल आपको याद होगा, कनाडा में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें ओजोन लेयर की क्या किया गया था, उसकी बचाने की बात कही गई थी ताकि ओजोन क्षेत्र को रोका जा सके होने से। ओके, अब चलते हैं वन्य और वन्य जीव के बारे में समझने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुड़े रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार है, पश्चिमी घाट सह्याद्री क्षेत्र में भी होता है। ओके, ये पूरा हिस्सा जो फैला हुआ है, और ज्यादातर इसका आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा।
उत्तर पूर्वी भारत में भी आपको देखने को पूरा मिलेगा, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और फिर इधर नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और यहाँ पर मिजोरम, फिर यहाँ त्रिपुरा। तो इन सब ये सब भी क्या कहते हैं, हिमालय का ही तो उत्तर पूर्वी हिस्सा होता है। फिर ये जाकर के यहाँ पर समुद्र आ जाता है, बंगाल की खाड़ी आ जाती है, फिर उसके बाद जनरेट होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी उसी का ही एक पार्ट के रूप में उभरा हुआ है। तो वहां पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक का एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज होता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में देखने को मिलेगा, जिसे मानसूनी वन के रूप में भी जाना जाता है। ये क्षेत्र आपको मिल जाएगा, मध्य प्रदेश का इलाका हो गया, छत्तीसगढ़ का इलाका हो गया और उत्तर प्रदेश का, इसके अलावा झारखंड, बिहार और जो उत्तरी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का जो हिस्सा है, यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा सागौन और टीक वृक्ष वहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो कहां पर है? गोवा में। और हाँ, वहां का जो चोराव द्वीप है ये पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। ओके, कच्छ वनस्पति यानी कि सदाबहार वनों की बात हो रही है, मैंग्रोव वनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन भी मिल जाएगा, सदापर्णी वन भी मिल जाएगा और पर्णपाती वन भी मिल जाएगा? मतलब ये तीनों वन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केवल याद रखिएगा, स्टार लगा दीजिएगा, और कहीं नहीं। पश्चिम बंगाल, गुजरात या आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगा, ये केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही आपको तीनों के दर्शन हो जाएंगे, तीनों वनों के दर्शन वहां पर आराम से हो जाएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार अधिक है? तो वो है एशिया में। सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सैंडर्स के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है? बताइए। रक्त चंदन जिसे कहा जाता है, यानी लाल चंदन, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की जाति होती है। ओके, याद रखिएगा, ये जाति यहां पर मेंशन कर लीजिएगा। और हाँ, यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति होती है, ना कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती है, याद रखिएगा इस चीज को, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ मैं बता देता हूं, इसका पीडीएफ भी आपको लास्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, उसे आप टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम घाट में कौन सा वन पाया जाता है? आर्द्र प्रकार के वन पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी जो घाट होता है, दक्षिण पश्चिम घाट, यहाँ पर आर्द्र वन देखने को मिलेंगे। तराई दुआर जो गिरिपथीय क्षेत्र होता है, हिमालय का गिरिपथीय क्षेत्र, तराई दुआर क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती वाले वन देखने को मिल जाएंगे। कच्छ का रण, यानी कि गुजरात की बात कर रहा है, यहाँ पर कच्छ के रण में आपको घास के प्रदेश देखने को मिलेंगे। ओके, और पूर्वी दक्कन का जो पूरा पठार फैला हुआ है, यहाँ पर शुष्क सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, पूर्वी दक्कन का पठार, यहाँ आर्द्र वन नहीं मिलता है, शुष्क, क्योंकि ये पवन के अभिमुख वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। ओके, अवमुख जैसे कहा जाता है, मतलब कि उसके आगे ही, जैसे कि क्या होता है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से हवाएं टकराएं तो इधर ज्यादा बरसात कर लेती है, लेकिन ऊपर से जब उसके पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ती है तो उसमें आर्द्रता क्या हो जाती है? कम होती हुई चली जाती है। ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वन में साइलेंट वैली जो होता है, इसमें उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता होती है। ओके, जो कि आपको केरल में देखने को मिलेगी। शंकुधारी वृक्ष जो है आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर देखने को मिलते हैं। कच्छ वनस्पति की बात हो रही है, तो ये सुंदरबन में देखने को मिलेगा, जहां मैंग्रोव की भरमार है। ओके, पतझड़ वाले वन देखना है तो राजस्थान में टिक लगाइएगा, और भी कई जगहों पे मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान पर टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि दिया गया कथन है और वो भी सत्य है, उड़ीसा तट में भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र। बेचारा उड़ीसा कहता है कि हमेशा मेरे ऊपर ही क्यों चक्रवात आता है। एक तो इसका आकार बादाम जैसा है, ऐसा लगता है चक्रवात को ये बादाम खाने का ज्यादा शौक रहता है,
और देखिए ज्यादा चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ से ही ज्यादा आते हैं, ना कि अरब सागर की तरफ। ओके, अब यहां पर जो होता है, चूंकि उड़ीसा पे ही ज्यादा चक्रवातों का प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर देखिए वहां पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाएगा या आंध्र प्रदेश की तरफ मुड़ जाएगा, तो ये ज्यादा प्रवण क्षेत्र बोला जाता है। वहीं महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, इसलिए वहां पर मैंग्रोव को सुरक्षित करने की बात कही गई है, उसे बढ़ाने की बात कही गई है। उसमें सुधार भी हुआ है, ऐसा नहीं है, काफी सुधार किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्तरकनिका गरान के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है। भित्तरकनिका, ये तो आपको याद ही होगा, भित्तरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर आपको रेडिव टर्टल जो कछुए होते हैं उनको पुनर्वास दिया जाता है, उनकी रक्षा करी जाती है, संरक्षित किया जाता है। ओके, क्योंकि वहां पर आकर वो अंडे प्रोवाइड देते हैं, फिर एक समय के बाद अंडे निकलते हैं और फिर से वो समुद्र में चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर कौन कौन सा इसके लिए कथन सत्य है, ये ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है, बिल्कुल सही, और ये उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कथन जो कि सत्य है, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं मैंग्रोव। ओके, ये आपको उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे, और वे तट रेखा को स्थिर बनाए रखते हैं, एक रूप से प्राचीर का कार्य कर रहे होते हैं, ताकि समुद्र द्वारा सीमा का उल्लंघन ना किया जा सके। अब जैसे कि ये हमारा कोई तट रेखा है, ओके, यहाँ पर मैंग्रोव पूरा फैला हुआ है। अब समुद्र की चाहे लहरें आए, चाहे चक्रवात आए, चाहे सुनामी आए, तो क्या करेगा, इससे जो है तटों की रक्षा करता है, वो अपने ऊपर झेल लेता है। ये खासियत होती है मैंग्रोव की, इसीलिए मैंग्रोव को बचाने की बात कही गई है। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव आप कहां पर देखने को मिलेगा, तो वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, फिर गुजरात में देखने को मिलेगा, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा, और फिर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऐसे ही अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन जो कि सत्य है किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, वन नवीनीकरणीय संसाधन होते हैं, नवीकरणीय होते हैं, समझ रहे हैं, वन जो होते हैं नवीकरण में आ जाते हैं, इनका पुनर्इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एक बार उपयोग होने के बाद आप पुनः उपयोग में उसे ला सकते हैं। और यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन सत्य है लेकिन व्याख्या ये भी नहीं कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वे कहलाते हैं प्राकृतिक साधन कहलाते हैं, कि अभी हैं और भविष्य में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है, कि यहाँ पर कितनी प्रौद्योगिकी, कितना वहां पर लागत है उसकी, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन जो कि सत्य है, एल्युमिनियम एक हरी धातु है। अब हरी धातु से ये मतलब मत समझ लीजिएगा एकदम हरा हरा है, लकड़ी एकदम मिल गई है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम का लकड़ी के स्थान पर आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एल्युमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य होता है। ओके, अब हरी धातु कहने का कारण क्या है ये समझिए। ओके, तो एल्युमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण ही क्या कहा गया है, हरी धातु बोला गया है। समझ गए ये चीज, एल्युमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य होता है, क्या होता है, नगण्य होता है, यहां पर नहीं हटा दीजिएगा, नगण्य होता है। एल्युमिनियम को हरी धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नवीकरणीय योग्य हो जाने वाले गुण के कारण यह पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफी क्या करता है, बचत कर रहा होता है, और जहां ऊर्जा की बचत समझिए वो चीज सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन जो कि सत्य कह रहा है, यहां पर उसकी व्याख्या भी ये कर रहा है। चलिए इसको देखते हैं, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित होता है, बिल्कुल संबंधित होता है, जनसंख्या बढ़ रही है, वनों का कटाव हो रहा है, ये भी एक दिक्कत का कारण बनता चला जा रहा है। ओके, कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि का कारण क्या हो रहा है, वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन का जो होता है एक संघर्ष के रूप में ये सामने नजर आ रहा है। और
वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः कैसा संबंध होता है? एक नकारात्मक संबंध के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये ज्यादातर विकासशील देशों में आपको देखने को मिलेगा, विकसित देशों में ऐसा देखने को ज्यादा नहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि वहां पर पर्यावरण जागरूकता रहती है, वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता रहती है, तो इसलिए विकसित क्षेत्रों में ये चीज ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, एक नकारात्मक संबंध के रूप में ज्यादा नहीं मिलेगा। और वहीं लेकिन हालांकि इन देशों में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्र का दुष्प्रभावित तो करते ही रहते हैं। विकासशील देशों में वहां पर जागरूकता नहीं रहती है वनों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, तो क्या होता है, दिक्कत का विषय बन जाता है। अब पता चला कोई जानवर है, उसकी क्या अपनी इच्छा है, वो हमला भी नहीं करना चाहता है, तो जागरूकता के अभाव में क्या होता है कि इंसान उसको ही मार देता है। क्या पता वो भटक गया हो, जंगल से बाहर आ गया हो, तो कुछ तरीकों से, कुछ कारणों से वन अधिकारियों को इसके लिए सचेत करके तो सुरक्षा की जा सकती है। ओके, तो ये चीज होता है। चलिए, आईयूसीएन, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। आईयूसीएन 1948 में जिसका गठन किया जा चुका था, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा के निकट ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये तो आपको याद हो गया होगा, जो कि क्या जारी करता है, रेड डाटा बुक जारी कर रहा होता है। और इसमें जो होता है, रेड डाटा बुक में 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है कि कैसा विलुप्त है या संरक्षण करना है, मतलब कि इस हिसाब से उसको डिक्लेयर किया रहता है। पेड़ पौधों और जीव जंतु जो विलुप्ति के कगार पर है, संवेदनशील स्थिति में है या विलुप्त हो चुके हैं या संकटग्रस्त स्थिति में है, तो ऐसे 9 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क होती है। घड़ियाल बहुतायत में कहां पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या होता है? अरे खराई ऊंट 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होता है ये समुद्र तल में। सोचिए, हम तो 1 मीटर भी ना तैर सके, 3 किलोमीटर, इसको तो मैराथन में दौड़ा देना चाहिए खराई ऊंट को। और यह मैंग्रोव की चराई पर जी रहा होता है। कितना अद्भुत है हमारे प्रकृति का ये नजारा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना प्रारंभ किया गया था? तो ये झारखंड में 2015 से प्रारंभ किया गया था। और अपना वन अपना धन योजना कौन लेकर आया था? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये लाया गया था, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए। अब जानते हैं कुछ घटनाएं और उससे संबंधित वर्षों के बारे में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, याद रखिएगा इस चीज को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे पहले इसको लाया गया था, जो कि कहां पर है? ये है उत्तराखंड में स्थित है। ओके, वहां पर शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, 1936 में इसको बनाया गया था। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। ओके, प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का इसका गठन किया गया था जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 से संबंधित है। वायु प्रदूषण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में लाया गया था। प्रोजेक्ट हाथी हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। और माइक अभियान इसी से संबंधित होता है, जिसमें हाथियों के संरक्षण से उनको अवैध जो शिकार होता है, जो उनका शिकार किया जाता है, अवैध की क्या बात है, उनका शिकार जो किया जाता है, ये भी एक बेकार चीज होती है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। बेचारे, मतलब कि ये हाथी होते हैं, उनको जीने का पूरा हक होता है, लेकिन कुछ उनके जैसे कि हाथी दांत के लिए या अन्य उनके बॉडी ऑर्गन्स के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। ये बहुत ही बड़ा निंदनीय कार्य होता है। इस पर अत्यंत बहुत ज्यादा जरूरी है रोक लगाने की। और साथ ही साथ अन्य गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कि ट्रेन से कट जाना या गाड़ियों से उनका टक्कर हो जाना, तो ये भी एक इसके लिए जिम्मेदार होती है। जैव विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, देहरादून में स्थापित है। कहां पर है? देहरादून में। अब वन, यहां पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कर लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 में आया था, याद है कुछ? तो चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। भारत सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन या निस्तारण का मानक निर्धारित करे। ओके, और साथ ही साथ इस अधिनियम में कहीं भी लोक सहभागिता की आवश्यकता का, उसे हासिल करने की प्रक्रिया
इसका विवरण नहीं किया गया है। मतलब लोक सहभागिता की बात इसमें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दूसरा वाला। और इसके अलावा यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन और विसर्जन के मानक निर्धारित कर रहा होता है। इतना आपको याद हो गया होगा आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण से कौन संबंधित नहीं है? पर्यावरण सर्वेक्षण विभाग जो होता है इसका पर्यावरण से कोई भी संबंध नहीं होता है, याद रखिएगा। बाकी विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र इसका भी संबंध होता है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का भी संबंध होता है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का भी संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 ये क्यों लाया गया था? बात यह है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 आपको याद होगा, इसमें एक बात की गई थी बांस की, जिसमें बांस को जो होता है एक वृक्ष का दर्जा दिया गया था भारतीय वन अधिनियम 1927 में। तो क्या होता था कि जैसे कि कोई भी वनों में लगे हुए बांस को नहीं काट सकता, क्योंकि वो एक वृक्ष के रूप में उसको परिभाषित किया गया है। समझ रहे हैं ये चीज को, ध्यान से समझिएगा। या कहीं भी लगे रहेंगे उनको नहीं काटा जा सकता है। फिर क्या हुआ, समय के साथ जरूरतें देखी गई, फिर उसमें क्या देखा गया कि जैसे कि सरकार के द्वारा कई नियम भी चलाए जा रहे हैं कि किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही गई है, तो फिर ध्यान दिया गया कि क्यों ना बांस को वृक्ष के दायरे से बाहर लाया जाए। तो फिर क्या कहा गया, फिर भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 लाया गया। फिर उसमें बात कही गई अगर वनों में लगे हैं बांस, पहले तो ये सुन लीजिए, 2017 में बांस को वृक्ष के दायरे से बाहर कर दिया गया। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इसको गौड़ गैर इमारती जो लकड़ी है उसके दायरे में इसको लाया गया था। ओके, गौड़ वनोपज के दायरे में इसको लाया गया था। अब क्या हुआ, इसके तहत एक घास के रूप में इसे परिभाषित किया गया फिर से, और इस तहत इसको फिर काटा जा सकता है। और बांस के कई इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत से उपयोग किए जा सकते हैं, जिससे किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि वनों में अगर बांस लगा है तो उसको तो आप नहीं काट सकते हैं, लेकिन इसमें यह बात कही गई गैर वन, जैसे आपका कोई निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र है, वहां पर कोई बांस लगाया गया है तो उसे वृक्ष के दायरे में नहीं मान करके एक घास के रूप में देखा जाएगा, एक गौड़ वनोपज के रूप में देखा जाएगा, फिर उसे आप काट सकते हैं। समझ गए ये चीज? इसीलिए 1927 में संशोधन करके 2017 में बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और भारतीय जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी, जिसे वन अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है 2006, जिसमें वन पर निर्भर होने वाले जो जनजाति होते हैं उनके बारे में इसमें बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में कहा गया है कि बांस, शहद, मोम, लाख, तेंदुपत्ता ये सभी क्या होते हैं, गौड़ वनोपज के रूप में इनको परिभाषित किया गया है। और सरकार ने तो 14 गौड़ जो वन उपज होते हैं इनको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में रखा गया है। ओके, टोटल 87 जो होते हैं ऐसे वन उपज अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में आते हैं। और ये किसके अंडर में होता है, राज्य सरकार इसके लिए डिक्लेयर कर रहा होता है। एक एमएसपी के वैल्यू पर खरीदने के लिए वो संस्था बना रही होती है, कौन, राज्य सरकार बनाती है, जिसमें ट्राइफेड का एक अहम योगदान होता है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? चंडी प्रसाद भट्ट हैं, जो कि हुआ था कहां पर, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट, इन्होंने 1964 में क्या किया था, दासौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। फिर आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनती है। कहीं कहीं 1900 यहाँ पर 73, कहीं कहीं 1974 लिखा रहता है, वो आप देख लीजिएगा। 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इनके द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में क्या हुआ कि हर एक जो नागरिक थे, जो वहां के व्यक्ति थे, वो पेड़ों से चिपक गए और कहा कि हम पेड़ को नहीं कटने देंगे, कुछ भी हो जाए हमको काट दो, लेकिन पेड़ नहीं कटने चाहिए। ये एक सराहनीय कार्य है। ओके, और इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा, ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और स्थायी मितव्यता, पारिस्थितिक स्थायी मितव्यता, तो इसका नारा ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था? तो रैणी गांव में चलाया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? शैक्षिक एवं शोध संस्थानों के लिए,
वन और वन्यजीव अधिकारियों को भी दिया जाता है और वन्यजीव संरक्षकों को भी प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज स्थित है, कहां पर है ये? नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वो क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है, पशु कल्याण कानूनों को लागू करने से संबंधित है। यह एक सांविधिक सलाहकारी निकाय होता है। क्या होता है? सलाहकारी, वो भी सांविधिक निकाय होता है। कैसे सांविधिक होता है? क्योंकि इसका जो गठन किया गया है, स्थापना की गई है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 14 के तहत इसका गठन किया गया है, इसीलिए इसको जो है एक सांविधिक सलाहकारी निकाय का दर्जा दिया गया है। 1960 में इसका गठन किया गया, मतलब कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसका गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी एक सांविधिक निकाय होता है। ओके, और राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री जी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है, क्या नहीं है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अब वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का इसमें से इन चार ऑप्शनों में से जनसंख्या की तीव्र वृद्धि इसका मेन कारण नहीं है। तो क्या मेन कारण होते हैं? एक तो प्राकृतिक आवास नष्ट किया जाता है, वो एक कारण हो जाते हैं विलुप्तीकरण का इन जीव जंतुओं के। जंगल में आग लग जाए, उसमें बेचारे जल जाते हैं या गायब हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक जो व्यापार किया जाता है उसके लिए जो उनको हत्या कर दी जाती है, ये एक निंदनीय कार्य होता है, तो इसमें भी विलुप्ति हो जाती है वन्य प्राणियों की। तो ये एक विलुप्तीकरण के जो है कारण होते हैं, लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये है झांसी में। दिया गया कथन सत्य है, देखते हैं भाई कौन सा कथन सत्य है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइड नेचर फ्रेंड। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 1961 में इसकी स्थापना किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यूकलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र नहीं बल्कि क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक आतंकवादी के श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि क्या करता है? एक तो इनकी संख्या जहां पर भी लगा दो बढ़ना शुरू हो जाती है, एक कारण यह है। दूसरा जो अहम और मुख्य मुद्दा है, ये इनकी जो जड़ें होती हैं काफी गहराई तक होती हैं और ये भूमिगत जल का सबसे ज्यादा अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण वहां पर भूमिगत जल स्तर का क्या हो जाता है? कमी होना शुरू हो जाती है, ये होता है, समझ रहे हैं। और वन्य जीव कोष जो होता है ये 6 मुख्य क्षेत्रों को संचालित कर रहा होता है। कौन कौन से 6 मुख्य क्षेत्र होते हैं? एक होता है वनीय क्षेत्र होता है, दूसरा होता है सागरीय क्षेत्र जो होते हैं, तीसरा होता है ताजा जलीय क्षेत्र होते हैं, ताजा जलीय क्षेत्र को ये शो कर रहा होता है। वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के बारे में ये बता रहा होता है, उस पर विचार करता है। फूड भोजन के बारे में भी बताता है और साथ ही साथ क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है, अपने कार्यों में ये संचालित कर रहा होता है। और भारत में यह WWF इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका मुख्यालय कहाँ? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय जो है स्थित है, याद हो गया इतना। और हाँ, भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कहां पर है? तो ये है कलकत्ता में अवस्थित है, जीवनशाला। ओके, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। बेतला पार्क कहां पर है? ये बिहार में मिल जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल या कश्मीर स्टैग कहां स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर आपको हंगुल या कश्मीरी स्टैग देखने को मिल जाएगा, मृग देखने को मिल जाएगा। दिया गया कथन जो कि सत्य है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से प्रभावित होती है। ओके, जो नियम कानून विधान होते हैं उससे ये प्रभावित होती है सीमा रेखा। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, सीमित तरीके से एक रेगुलेशन के तहत, एक नियम कानून के तहत हस्तक्षेप किया जा सकता, वरना नहीं। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, यहाँ पर जय होगा, जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, जो जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं। जीव बोले जैव बोले, आप समझ जाइएगा।
अभ्यारण्य, नोट में समझते हैं, अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। ध्यान दीजिएगा, जो अभ्यारण्य होते हैं उसमें मानव क्रियाकलापों, जो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, इनका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्य सरकार के द्वारा इनको जो है, इनके लिए सीमा रेखा का तैयार किया जाता है। किसी को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का दर्जा जो है दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो बात सुनिएगा, यहाँ पर अभ्यारण्य में जो होता है मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति क्या होती है? नहीं होती है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रिया हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित होता है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? शायद 106 हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और अभ्यारण्य जो होते हैं ये 566, कहीं कहीं 565 भी लिखा रहता है, 566 अभ्यारण्य टोटल भारत में हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है? तो राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है। वहां पर ये नहीं कि जाकर के वहां के पेड़ पौधे काटने लग जाए, वहां की लकड़ियां बीनने लग जाए, या वहां पर चराई करना शुरू कर जाए, कुछ भी नहीं, कृषि भी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अत्यंत प्रोटेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पर वही व्यक्ति जा सकते हैं जो गवर्नमेंटेड होते हैं या जिनको उसके लिए विशेष अनुमति मिली रहती है। वहां के जो कार्मिक होते हैं या जो अधिकारी होते हैं वही जा सकते हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही। कांगेर घाटी एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये राष्ट्रीय उद्यान में आता है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। समझ गए? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट में जानते हैं कांगेर घाटी के बारे में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिले में स्थित है। ओके, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का और रणथंभौर किन जानवरों के लिए संरक्षित किए गए हैं? तो ये बाघ के लिए संरक्षित किए गए हैं, और राजस्थान में है सरिस्का और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सलीम अली पक्षी विहार जो होता है ये बिहार, वो गोवा में स्थित है, पक्षी विहार जो आ जाता है। ओके, तो राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रारंभ प्रबंधन हेतु किस पैमाने की हवाई छाया चित्र उपयुक्त होती है? तो इस यहाँ पर लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, श्री राजगोपालाचारी के नाम पर जो है इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। उत्तराखंड में है ये। ओके, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो हर किसी को मालूम होगा, सबसे पहले बना था 1936 में, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुलूक गिब्बन मुख्यतः पाए जाते हैं पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। विशेषता ये कहां पर देखने को मिलेंगे? असम में। राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली कुछ नदियों के बारे में जानते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा और कोशी नदी यहां से होते बहती है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, उत्तराखंड में जो कि है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, एक सींग वाले गैडो के लिए फेमस है। यहाँ पर हाथी भी, यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ हाथी भी मिल जाते हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र, डिफलू, मोरा डिफलू और मोरा धनसिरी नदियां यहां से होकर बहती हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कुंती पूजा नदी है जो कि केरल में स्थित है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ओके, आपने कुंती माता के नाम पर, जो महाभारत में जो किरदार है कुंती माता, पांडवों की मां, उनके नाम पर ये नदी का नाम रखा गया है, कुंती पूजा नदी। केरल का है ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, वहां का फेमस है। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जहां पर अभी मोदी जी गए हैं, वहां पर टहलने के लिए गए हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के। संजय राष्ट्रीय उद्यान, और हाँ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही तितली का सबसे पहले वहां पर एक रिजर्व बनाया गया था, आरक्षण संरक्षित किया गया था। ओके, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। मानस असम में स्थित है। अंसी कर्नाटक में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। गूगामल महाराष्ट्र में स्थित है। महान है गूगा, वो ऐसे याद कर लीजिए। इतांकी नागालैंड में। इत्ता नक्की नागा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ओके,
याद है कुछ? वहां पर शायद फुजीटा नामक कोई घास पाई जाती है, उसकी वजह से वो तैरता रहता है, तो याद रखिएगा। गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में स्थित है। गुंडी भी बोला जाता है, गुंडी भी बोला जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए जम्मू कश्मीर में स्थित है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। सरिस्का राजस्थान में स्थित है, सरिस्का अभी बताए थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली शांत घाटी पलक्कड़ केरल में स्थित है। सबसे ज्यादा जैव विविधता तो यहीं पर ही देखने को मिलती है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में स्थित है। ओके, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। और पेंच घाटी जो होता है नागपुर महाराष्ट्र में है, तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच घाटी वैसे तो महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। इसका जो 90% हिस्सा है वो एमपी में है और 10% हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र में फैला हुआ है पेंच घाटी का, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहां पर? नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय जैविक उद्यान। भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहां बनाई गई है? बिहार में बनाई गई है। राष्ट्रीय उद्यान और उसके स्थापना वर्ष के बारे में समझते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बता चुका हूं, 1936 में सबसे पहले बना था उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। कान्हा कान्हा 55 ओके। दुधवा 7 बार दूध पिया था उसने, ऐसे याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि आपको लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। यहां पर भी पहले गैडा पुनर्विकास के लिए इसको स्थापित किया गया था। वहां पर शेर भी हैं, वहां पर गैडा के लिए मेनली उस वहां पर देखा गया था और वहां पर फिर से उनका पुनर्विकास चल रहा है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1983 में बना था। राजाजी 83 में आए थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान 1984 में हुआ, इसकी स्थापना हुई थी। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहिला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोमल्लम राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में है। ओके। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। मिजोरम में स्थित फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। इसे नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको नेशनल पार्क के रूप में से जाना जाता है। नीलगिरी को मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। ओके, केरल में आपको देखने को मिल जाएगा ये इराविकुलम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? एकदम ठंडे क्षेत्र में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवांशिक विभिन्नता के होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। जितनी ज्यादा आनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिलेगी, जैसे एक जीव के कई विभिन्न जातियां देखने को मिल जाती हैं, एक पेड़ पौधे के कई प्रजाति देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो उसे संरक्षण देने की यहाँ पर बात कही गई है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एडवर्ड सुएस ने किया था। ओके, यस से भरे थे बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे याद कर लीजिएगा, रिजर्व कर लिया था इन्होंने, रिजर्व वर्ड याद रखिएगा। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने किया था। जयमंडल रिजर्व और किस राज्य में है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। अचान कमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगस्ता मलाई केरल में स्थित है। दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डिब्रू शेखो असम में स्थित है। डिब्रू सोखो जो होता है सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों में आता है। ओके, फिर ग्रेट निकोबार जो कि निकोबार में ही है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कंचनजंगा ये कहां पर है? सिक्किम में स्थित है। मानस असम में स्थित है। और इसका जो कंचनजंगा का जो स्थापना कराई गई थी, इसको जो दर्जा दिया गया था 2000 में दिया गया था, ये भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में। इसका कब स्थापना वर्ष है? 1988 है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1988 में नंदा देवी। नीलगिरी तमिलनाडु 1986 में। नोकरेक मेघालय में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। कच्छ ये गुजरात में है। और कच्छ का रण सबसे बड़ा वन्यजीव जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों में सबसे बड़ा है, तो वो कच्छ का रण है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम पहाड़ियां हैं और साथ ही साथ पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके लिए विख्यात है।
इन्हें टोटल 18 जो हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को इसमें कवर किया गया है, और जिसमें जो 12 हैं उनको यूनेस्को का अति विशेष जो मैप है उसमें जगह दिया गया है। समझ गए ये चीज? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1971 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र? अभी मैंने बता दिया था, कच्छ का गुजरात है, और मन्नार की खाड़ी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। मन्नार की खाड़ी दूसरे नंबर पर आता है, और डिब्रू शिखो जो था वो सबसे छोटे में आता है। ओके, अब कुछ अभ्यारण्य हैं और वो किस राज्य से कनेक्ट हैं ये जानते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य जो होता है ये असम में मिलेगा। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, पाखल तेलंगाना में है, महुआ डार झारखंड का है, चंद्र प्रभा वाराणसी का है, करेरा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो है ये झांसी में है, जयसमंद उदयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, डालमा झारखंड में है, नैयर केरल में है, कोटी गांव ये है गोवा में, और क्या कहा जाता है मुकाम्बिका ये कर्नाटक में है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा तथा बांधवगढ़ में से कौन सा एक व्याघ्र अभ्यारण्य नहीं है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होता है ये व्याघ्र अभ्यारण्यों में नहीं आता है। यहाँ पर आपको गैंडे एक सींग वाले मिल जाएंगे। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? तो ये है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी। उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूरब की ओर सही है? तो देखिए, पश्चिम से अगर पूरब की ओर कहा जाए तो केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर बेंसर, और फिर अस्कोट आता है। अस्कोट जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये है नेपाल में स्थित है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, और वो किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय पार्क के वन्यजीव अभ्यारण्यों में से। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गोवा में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अभी बताए थे छत्तीसगढ़ में, औरंग असम में है, और ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है। उसे ऊषा, उसे उड़ीसा। ओके, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो है भीम बांध अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर जिले में स्थित है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। यह क्षेत्र पक्के संरक्षित वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है गोमर्दा, रायगढ़। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये जो होता है हरियाणा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हिस्सा होता है, लेकिन हरियाणा का नहीं होता है। कुछ पक्षी विहार उनके जिले हैं। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। ओखला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा में स्थित है उत्तर प्रदेश में। औद्धव पक्षी विहार जो है साहेबगंज झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां होती है? तो होती है पश्चिम घाट में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो यह 2 जिलों में विस्तृत है। कहां कहां विस्तृत है मरु राष्ट्रीय उद्यान? तो एक है जैसलमेर और बाड़मेर, राजस्थान में ये फैला हुआ है, और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। और तीसरा पॉइंट है इसका लेकर के मरु राष्ट्रीय उद्यान का, यह राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मानव वास स्थल नहीं होते हैं, मानवों का वास का स्थल नहीं होता, किंतु इसके अंदर कई मानव वास स्थल अभी भी हैं। अपवाद सिंपल समझिए, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर तो मानव वास स्थल नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं, लेकिन ये अपवाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर मानव वास स्थल देखने को मिल जाएंगे, इस पर आप स्टार लगा दीजिएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित था? मैंने बता दिया था, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर रिजर्व टाइगर दिवस मनाया जाता है कहां पर? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस होता है 29 जुलाई को। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहां पर? आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 3296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश के सीमा के अंतर्गत आता है। ओके,
जबकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 2611.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है तेलंगाना की सीमा में आ जाता है, जिसे अब क्या कहा जाने लगा है, अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। तो अमराबाद अगर बोला जाए तेलंगाना है, श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य में माना जाता है इसे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए फेमस है, ओके, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन जो कि सत्य है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप में सिर्फ भारत में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। दो कुबड़ वाला और प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता है। दो कुबड़ वाला जो ऊंट होता है प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता है, समझ रहे हैं। तो कहां कहां पाया जाता है दो कुबड़ वाला ऊंट? यहाँ पर ऊंट होगा, सही कर लीजिएगा। दो कुबड़ वाला ऊंट जो है प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता, तो कहां कहां पाया जाता है? ये मध्य एशिया के स्टेपीज क्षेत्र में भी पाया जाता है। इसे बैक्टीरिया का ऊंट भी कहा जाता है। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही नहीं पाया जाता है। जो एक सींग वाला है कि आप कह दिए नहीं काजीरंगा में ही केवल पाया जाता है, ऐसा नहीं है, और भी जगहों पर पाया जाता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी एक सींग वाले गैंडे इन भारतीय उपमहाद्वीप में मिल जाएंगे। मेलघाट, बुक्सा, दंपा और भद्रा में से कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? तो कौन सा है? दंपा जो होता है वो मिजोरम में अवस्थित है। नेशनल पार्कों में किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण, ध्यान दीजिएगा उपोष्ण भी है, शीतोष्ण भी है और आर्कटिक तक परिवर्तित होता रहता? तो नामदफा नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नोकरेक कहाँ है? वो मेघालय में है, कंफ्यूज मत होइएगा। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो ये है त्रिपुरा में, ओके। तीन ओर से घिरा हुआ है गुमटी के रूप में। सारामती शिखर अवस्थित है, नागालैंड में स्थित है। भारतीय हाथियों के संदर्भ में सही कथन है, बताइए कौन सा सही कथन है? हाथियों के एक समूह का नेतृत्व कौन करता है? मादा करती है। हाथियों के अधिकतम गर्भावधि कितनी होती है? 22 महीने का होता है। और सामान्य हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्या होती है? क्षमता होती है, ओके। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या जो होती है कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक होता है? तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जिसे कहा जाता है, यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका महत्व अधिक है, ओके, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क का कार्य कर रहा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। 5 मौसमों का बाग स्थित है, महरौली के समीप स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। आर्द्रभूमि और नदियों का संगम के बारे में है यहाँ पर। हरिके आर्द्रभूमि व्यास और सतलज नदी का यहाँ पर संगम देखने को मिलेगा, हरिके आर्द्रभूमि। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, गंभीर और बाण गंगा नदी का यहाँ पर संगम है। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है जो कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में ताजे पानी की झील यहाँ पर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, और सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु का, और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, ये कावेरी बेसिन में स्थित है। याद रखिएगा ये तीनों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का, तमिलनाडु का सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, तो ये केरल में स्थित है, चिनार वन्यजीव विहार। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, कली में स्थित है, कारीकिली में पक्षी विहार वहां पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यों इंग्लैंड में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में हम समझते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में कौन कौन से आ जाते हैं? सौर ऊर्जा आ जाता है, पवन ऊर्जा आ जाता है, जल विद्युत ऊर्जा आ जाता है, बायोगैस, भूतापीय कचरे से उत्पादित ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा जो होता है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं जिनका दोबारा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, कोयला, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस और प्राकृतिक गैस होता है, उनसे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके लिए सतत, इसीलिए क्या कहा गया है 2030 तक जो है 500 गीगावाट नवीकरणीय विद्युत उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 2030 तक 50% नवीकरणीय संसाधनों से जो है ऊर्जा जनरेट किया जाएगा, ऐसा भारत का लक्ष्य है। और नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने 2070 तक रखा है, नेट
जीरो का लक्ष्य, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये लक्ष्य रखा गया है 2050 तक नेट जीरो का जो लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ओके, सतत ऊर्जा जो दशक का पहल है 2014 से 2024 सतत ऊर्जा दशक का पहल है कि दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2014 से 2024 तक। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो वो होता है जल विद्युत। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू उष्मीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाला घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे होता है? हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से संबंधित होता है। ओके, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट घरेलू अंश आवश्यकता जो होता है ये सौर शक्ति उत्पादन के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है? तो वो कोच्चि में अवस्थित है। सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन है पहला, ये कोच्चि शहर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 100% सौर संचालित स्वच्छता केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो वो सूरत है, सौर संचालित स्वच्छता केंद्र वाला। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत वर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, वो दीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो वो दीव है। कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू में से कौन सा बायोडीजल की फसल होती है? तो रतन जोत या जेट्रोफा जो होता है एक बायोडीजल की फसल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट्रोफा, मक्का, पोंगामिया तथा सूरजमुखी में से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो मक्का की खेती जो होता है वो एथेनॉल के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा कारकस के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्र में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप में एक तो उगता है ये, ओके, और दूसरा पोंगामिया पिनाटा के बीज में लिपिड अंश बहुत मात्रा में पाया जाता है जिसमें क्या होता है ओलेइक अम्ल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती हैं। जो सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं होती हैं क्यों समझी जाती हैं? क्योंकि यह जीवित जीवों के, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, क्योंकि यह जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती हैं, उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर सकती हैं। और यह विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में भी प्रयोग की जा सकती हैं। और यह जल का शोधन विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं, तो ये इसके लिए अहम बिंदु हैं। इसके नोट को समझते हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जैव अपरिवर्तनीय सबस्ट्रेटों में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे क्या करती हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। समझ गए ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन जो कि यहाँ पर सत्य कहा जा रहा है किंतु स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। देखते हैं भाई स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर रहा है। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होता है। कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होते रहते हैं। ओके, तो ये था आज का क्लास। अगले चैप्टर में हम आपके लिए प्रदूषण और अन्य टॉपिक को लेकर आएंगे। इसके लिए अभी के लिए बस इतना ही, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और कमेंट के जरिए बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, करंट अफेयर से अपडेट भी कर देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और जो भी इसमें संशोधन किए गए हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो भी मैं बताता रहता हूँ। तो बस आज इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।